नमस्कार, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ कुछ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और नोट्स की तरह से वीडियो। मैं शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको जानकारी दे देता हूँ मेरे बारे में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको और भी अगर आगे कुछ वीडियो चाहिए तो आप मेरा यूट्यूब चैनल है भरत जी सर जयपुर के नाम से, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सदस्यता जहाँ पे लिखा हुआ है उसे आप रेड बटन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं डायरेक्ट आपको देखो पार्ट नंबर 2 पे लेकर के आऊँ। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 आपको पूर्व में पढ़ा दिया है, लेकिन वो वीडियो मैंने इस चैनल पे नहीं डाल करके आरसी सर रामचंद्र जी जो सर हैं उनके चैनल पे डाला था, तो आप उस पर खोज सकते हैं। उसका नाम है आपने फिजिक्स बाई आरसी, ठीक है। तो उस पे से आप पार्ट नंबर 1 का भी वीडियो ले सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको ये लिंक मिल जाएगा और वीडियो भी ऐसे कैसे मिल जाएंगे। फेसबुक पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं भरत सिंह गुजर के नाम से, जहाँ पे आपको इसके वीडियोस मिल सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट का नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियां। देखो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कर रहा है, विश्व की प्रमुख जनजातियां। इसी पार्ट में मैं आपको पार्ट नंबर 25 जो ज्योग्राफी का है उसे भी मैं पूर्ण करवाऊंगा, क्योंकि उसमें राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में दे रखा है, जिसमें से हर बार 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट नंबर 2 इसमें आपको कुछ विश्व की जनजातियां और कुछ भारत की जनजातियां दे रखी है। उसमें आपको या तो कम से कम 2 नंबर के हैं और या फिर 1 नंबर का एक और क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए इस पार्ट में से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक मैंने बताया पार्ट नंबर आपको 25, उसमें से भी आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। कुल मिला के आपके 7 नंबर के पार्ट होते हैं। आप इसी के अंदर महत्वपूर्ण अगर मैं देखूं तो आप 7 नंबर पूर्ण कर सकते हैं। जो बचेगा वो मैं आपको जरूर उस पार्ट में कंप्लीट करवाऊंगा। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। आपके इस पार्ट के नाम के आधार पे सबसे पहले बात यह है कि पार्ट है, देखो विश्व की प्रमुख जनजातियां। जनजातियों को अच्छी तरह समझना, पहले होती क्या है। जनजातियां होती क्या है, आप समझने की कोशिश करो। जनजाति देखो इसमें एक चीज तो सामने आ रहा है, सब जिसे हम कहते हैं जाति। जाति का मतलब है जन समूह जिसे किसी विशेष पहचान के द्वारा पहचान होती है, ठीक है। आगे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आजकल हमारी सरकार ने, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कुछ नाम सुने होंगे पॉलिटिकल साइंस में, एसएसटी के अंदर 10th में, या फिर ज्योग्राफी में भी आपने देखा, हिस्ट्री में भी आपने इन चीजों को देखा होगा। एक तो होती है अनुसूचित जाति और एक होती है जनजाति। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो ये दो नाम आपने अच्छी तरह सुने हुए। एक चीज समझ लीजिए कि वह जाति जो हो सकता है कि प्राचीन काल में वो जनजातियों की तरह ही रहती हो, लेकिन आजकल उसमें सुधार हो गया है। जैसे कि इसमें वे लोग आते हैं जो गरीब हो सकते हैं, लेकिन उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति पुराने जमाने की तरह नहीं है, ठीक है। वो लोग इसमें आते हैं। जैसे कि इसमें आती है, अगर मैं मुख्यतः बात करूं तो इसे हम कह सकते हैं ओबीसी, जो कैटेगरी आपके बांटी गई है। एक होता है अनुसूचित जनजाति। जन का मतलब देखो अच्छी तरह समझना, इसका मतलब आप ले सकते हैं कि जंगल। जंगल का मतलब है वे जातियां जो जंगलों में निवास करती है, उनकी संस्कृति सभ्यता अलग है, वो ही लोग किस में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में, जिसे आप लोग पढ़ते हैं फिर एसटी के नाम से। यानी कि जिसमें मीणा है, भील है, संताल है, गोंड है, ग्रासिया है, ठीक है, सहरिया है, ये अपने भारत और राजस्थान से संबंधित आपको मिल जाएंगी। तो इस प्रकार की जनजातियां कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि विश्व में इनके कितने समूह हैं, कितने वर्गों में से बांटा जा सकता है। तो ये विश्व में आपको मुख्य रूप से देखो यहाँ पे आ जाइए, विश्व की प्रमुख जनजातियों को 6 वर्गों में बांटा है। सबसे पहले बात करते हैं ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों की जनजातियां। ये एस्किमो है, सेमोयड्स है और याकूत जनजातियां विश्व में पाई जाती है। 2 नंबर पे है विषुवत रेखीय। विषुवत रेखा यानी कि आपको याद होगा जब मैं अक्षांश देशांतर में आपको पढ़ाऊंगा तब ये समझ में आ जाएगा कि विषुवत क्या होता है। आप मेरे साथ बने रहिए। पिग्मी है, सेमांग है, सकाई है। एक है उष्ण और शुष्क। देखो समझने की कोशिश करना, उष्ण और शुष्क, जहाँ पे तापमान भी ज्यादा होता है और वायु में आर्द्रता नहीं पाई जाती है, वहां कालाहारी जो मरुस्थल है उसके अंदर कौन सी जनजाति है, बुश्मेन जनजाति पाई जाती है। एक है कि उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र, इसमें मसाई व बद्दू जनजाति पाई जाती है। 5वें नंबर पे है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब शीत प्रदेश, सम का मतलब जहाँ समान पाए जाते हैं, उसमें देखो किर्गिज जनजाति पाई जाती है। अब बात करना, देखो थोड़ा सा ध्यान देना
कि इसमें महत्वपूर्ण है कि दुर्गम पहाड़ी व पठार क्षेत्र, ये देखो दुर्गम पहाड़ी व पठार क्षेत्र यानी जंगलों में रहने वाली, इसके अंदर आर्द्र भी हो सकती है, शुष्क भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो मुख्यतः भील है, गोंड है, संथाल है, मीणा है, नागा है या सहरिया है, जो राजस्थान और भारत में महत्वपूर्ण पाई जाती है। तो हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं के बारे में एक से अध्ययन करेंगे। मैं आपको देखो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इतनी जितनी सुविधा है मैं पूरी आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी डाउनलोड करने में अगर लंबा वीडियो होता है तो मुश्किल होती है, इसलिए मैं आपको कंपैरिजन में महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। एक बार मैं वीडियो पॉज करूंगा, वीडियो को रोकूंगा, उसके बाद मैं पूरी सारणी बना करके सबको मैं क्रमागत तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से कुछ जनजातियां हैं। इस चैप्टर में हम 4 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। देखो मैंने कुछ सारणीबद्ध तरीके से थोड़ा सा महत्वपूर्ण ताकि आप नोट्स के तरीके से तैयार कर सकें। पहला देखो एस्किमो जनजाति, जिसका निवास क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। फिर है आर्थिक क्रियाकलाप दिए गए हैं, फिर उनके यंत्र या उपकरण है, और एक उनका है समाज और संस्कृति। इसके साथ में आपको वातावरण, समायोजन और साथ ही जो आधुनिक समाजों से उनका संपर्क हुआ उसके बारे में मैं बताता रहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति देखो अलास्का जो है, वहां के बेरिंग जो जल डमरू मध्य है उसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर ध्रुवीय प्रदेशों में, मैं आपको बता दूं, देखो थोड़ा विश्व का नक्शा, बाकी मैं आपको पूरा करवाऊंगा विश्व के बारे में। एक अपना महाद्वीप है जिसे हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उसके अंदर देखो, अगर आप उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसे कुछ अलग अलग प्रकार से आप उसे बटा हुआ पाएंगे, और ये वाला जो क्षेत्र है ये आप लोगों को ऐसे द्वीपों के समान दिखाई देगा। आप जब विश्व के नक्शे में देखें तो ये तो है आपका यूएसए, ठीक है, 2 जगह पाया जाता है यूएसए, ये दोनों ही जगह अमेरिका है। ये है आपका कनाडा देश। इसी कनाडा के जो द्वीप समूह यहाँ पे अमेरिका के आसपास, और साथ ही यहाँ पे है आपके ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश, ठीक है, जिसका ग्रीनलैंड नाम है। देखिए ये उत्तरी ध्रुव में पड़ते हैं, इसलिए ठंड पड़ती है, इसलिए हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। साथ ही देखो यह है जो है ये साइबेरिया के जो याकूत और साथ ही चकची जो है वहां के मतलब अलग नामों से जाना जाता है। एस्किमो को अलग नाम क्या है, साइबेरिया क्षेत्र में इसे साइबेरिया के अंदर इसे याकूत है, चकची है और तुंग अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके आर्थिक क्रियाकलापों को लेकर के। ध्यान रखना, देखो वे सबसे पहले तो बात यह है कि कोई सी भी जनजाति हो आखेट जरूर करेगी। आखेट का मतलब है क्या, आखेट का मतलब है शिकार करना। और ये प्राचीन काल में केवल यही होता था, आजीविका या उनके जीवन निर्वाह के लिए 2 ही चीजें होती थी, या तो वो खेती करते थे या फिर वो आखेट करते थे, मतलब शिकार करते थे, ठीक है। तो ये आज भी उसी तरीके से जीवन यापन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखेट। आखेट ध्यान रखना एस्किमो जनजाति का महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से होता है। मैं आपको बता देता हूँ आखेट, उसमें देखो नाम दिए रखे हैं। एक तो है शीतकालीन, शीतकालीन का मतलब सर्दियों में होने वाला, इसे भी 2 वर्गों में बांटा है। देखो शीतकालीन का 2 वर्गों में, एक तो है इसमें माऊपाक, एक तो है माऊपाक और एक है फिर आपका इतुरपाक। देखो माऊपाक में क्या करते हैं कि इसके अंदर एक हथियार है जिसका नाम आगे आया भी होगा, जिसे हम कहते हैं हारपून। देखो एक हारपून हथियार है इनका। हारपून हथियार होता क्या है, ये एक भालानुमा हथियार है। ध्यान रखना, ये एक भालानुमा हथियार है, ये रस्सी से बंधा हुआ होता है, ठीक है, ये रस्सियों से बंधा होता है। वो क्या करते हैं कि भाले को पकड़ते हैं और जैसे ही इनको मछली दिखाई देती है और उसके ऊपर ये वार करते हैं, जैसे ही जाके वो भाला उसके लगता है और वो रस्सी को खींचना शुरू करते हैं, तो ये हारपून के द्वारा, माऊपाक के द्वारा। देखो ये है क्या, शीतकालीन में जब आप ये समुद्र के अंदर जाते हैं बर्फीले क्षेत्रों में, तो बर्फ के नीचे से जब ये शिकार करते हैं उसे कहते हैं फिर माऊपाक। और एक होता है इतुरपाक, यानी कि क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। देखो माऊपाक का अर्थ है प्रतीक्षा करना। इतुरपाक के अंदर क्या करते हैं कि ये उसको झंसा देते हैं, मतलब ये 2 छिद्र बनाते हैं, एक छिद्र में से उसको चारा डालते हैं, जो सील मछली होती है उसे। ध्यान रखना, मछली का नाम भी क्या है, सील मछली को चारा डालते हैं इतुरपाक में, और दूसरे छिद्र से उसके ऊपर वार करते हैं। माऊपाक में ये प्रतीक्षा करते हैं, बैठे रहते हैं, जैसे ही मछली दिखाई देती है और उस पर ये हमला करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से है। एक इनका और बता दूं मैं आपको, चलो ये तो हारपून था। अब है क्या, देखो एक इसमें और विधि आई है जिसे हम कहते हैं उतोक। उतोक कौन सा आखेट है, तो यह है बसंतकालीन। ध्यान रखना, बसंतकालीन जो शिकार है उसे क्या कहते हैं,
उतोक कहते हैं। तो ये इनके कुछ प्रमुख शिकार हैं। उतोक का ये भी ध्यान रखना कि ये कुत्ते की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? कुत्ते की सहायता से किया जाता है। कुत्ते पाले जाते हैं और उनके लिए शिकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनके अलावा आगे है कि केरेबो की खाल से क्या करते हैं कि इनके वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, अपने जो वस्त्र होते हैं इनके, ये मुख्यतः जो केरीबू जो जानवर होता है उसकी जो चमड़ी होती है फिर खाल होती है वो काफी गर्म पाई जाती है, इसलिए ठंडे प्रदेशों में उसी को पहनते हैं। ठीक है, आगे है कि भोजन का कच्चा मांस है तो सील और सीलोनी कुछ जीव जंतुओं का शिकार करते हैं, भोजन के रूप में उनसे ग्रहण करते हैं। आगे देखो इनके यंत्र मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कयाक ये क्या है? चमड़े की नाव है जिसकी लंबाई 5 मीटर होती है। ठीक है ना। आगे है कि उमियाक, ये इनकी बड़ी नाव है जो हेल मछली या फिर अन्य जो शिकार करते हैं उनके लिए काम में ली जाती है। हार्पून में आपको बता चुका हूँ। भाला नुमा तैयार है। स्लेज ये है बिना पहिए की गाड़ी है जिसे रेंडियर कुत्ते खींचा करते हैं। रेंडियर कुत्ते यानी कि ऐसा है कि इसमें बर्फ के ऊपर चलाने के लिए इनके पास जो भी वाहन होता है उसी स्लेज कहते हैं और इसे ही रेंडियर कुत्तों से जॉइंट कर दिया जाता है जो कुत्ते इसे बर्फ में खींचा करते हैं। आगे बात करते हैं। देखो इनके समाज और संस्कृति, ये धुमकड़ प्रवृत्ति की पाई जाती है। धुमकड़ का मतलब है कि जैसे 6 महीने एक स्थान पे रहे, फिर भोजन की तलाश में दूसरे स्थान पे चले गए हैं, फिर वहां से तीसरे स्थान पे चले गए हैं। जैसे अपने चरवाह होते हैं ना, जिसमें आपने पशु संसाधनों में पढ़ा होगा, फिर अपने पशु जो चरवाह होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, स्थानांतरित करते रहते हैं। आगे है कि इनका पितृवंशीय समाज पाया जाता है, मतलब इनकी जो संपत्ति होती है उसका हकदार पुत्री होता है, पुत्री नहीं होती, जैसे अपने समाज में पाया जाता है। फिर है कि बहुपत्नी प्रथा, एक व्यक्ति बहुत सारी पत्नियों के साथ विवाह कर सकता है, फिर बहुत सारी पत्नियां रख सकता है, ऐसी इनकी संस्कृति पाई जाती है। जादू टोने में विश्वास रखते हैं, जैसे आजकल हम भी रखते हैं, संभव तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन सभी जनजातियां जादू टोने में विश्वास करती है। और इनकी भाषा है वो है एल्यूट, एल्यूट की भाषा बोलते हैं। अब बात करते हैं, देखो ये वातावरण में समायोजन, वातावरण में समायोजन कैसे करते हैं। देखो सर्दी पड़ती है, बर्फीली आंधी चलती है, तूफान जो आते रहते हैं वो भी बर्फ के आते हैं, बारिश होती रहती है, फिर इनके पास कपड़े बहुत कम होते हैं, खाने के लिए भोजन नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं। देखो आपने इनके अंदर देखा होगा, ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा। वातावरण समायोजन, सबसे पहले तो बात ये है कि ये वातावरण में समायोजन इस प्रकार कर रहे हैं कि ये उन्हीं वहीं के जानवरों से अपना भोजन बनाते हैं। दूसरी बात है कि ये कुछ घर बनाते हैं जिसका नाम है इग्लू। इग्लू क्या होता है कि एक बर्फनुमा घर होता है जो बर्फ का ही बना होता है, ध्यान रखना, आपने किताबों में चित्र में देखा होगा, ये बर्फ का ही घर होता है जो बर्फ में बनाया जाता है। अब ये बर्फ में ही क्या करते हैं कि बर्फ का ही घर बनाते हैं। ये ऊपर लगभग 1 से 2 मीटर के बीच पाया जाता है और बर्फ के अंदर यह 3 से 5 मीटर की गहराई के बीच इसकी अंदर जगह होती है जिसमें आराम से रह सकते हैं। साथ ही देखो वातावरण समायोजन कैसे करते हैं कि जब रोशनी पड़ती है सूर्य की तो उस समय ये आंखों के ऊपर एक कवच भी बना करके पहनते हैं, तो ये वातावरण समायोजन बना के रखते हैं। साथ ही क्या करते हैं कि जो मछलियां होती है उनकी चर्बी बचा के रखते हैं, जलाने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि और साथ ही भोजन भी ऐसा ही करते हैं जिसमें से कि इनको कच्चा मिल सके, कच्चा मांस खाया करते हैं ताकि इनको वहां किसी भी चीज को वस्तु को जलाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। अब हम बात करते हैं इसके आधुनिकीकरण को। आधुनिक समाजों के साथ इनका क्या संबंध है, फिर क्या समायोजन है। देखो ये क्या है कि अमेरिका के पास पड़ती है, तो आजकल क्या हो गया कि अमेरिका देश है या फिर कनाडा देश है या फिर ग्रीनलैंड देश है, इन सभी ने इन जनजातियों के जीवन को सुधारने के लिए उन क्षेत्रों में स्कूल भी खोले हैं, उनको रोजगार उपलब्ध करवाए हैं। एक साथ ही जैसे अभी आपने बात की कि रेंडियर जो जानवर खींचते हैं स्लेज को, तो उसकी जगह आजकल ऑटो जो गाड़ियां होती है, डीजल जो इंजन होते हैं उनके द्वारा बनाई हुई गाड़ियों का उपयोग करते हैं। ये हार्पून की जगह आजकल क्या करते हैं कि बंदूक है, ठीक है, उसका उपयोग करते हैं, तीरों का उपयोग करते हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे इनके पास रोजगार है जिनके द्वारा अपने समाज को अभी अन्य समाजों के साथ जोड़ चुके हैं। एक साथ ही कि अभी इनकी जो वेशभूषा है उसमें अब ज्यादा अंतर नहीं रहा है, क्योंकि अन्य समाजों के साथ जब इनके वस्तु विनिमय बढ़ा है तो उनकी संस्कृति का अनुसरण इन्होंने करना शुरू कर दिया, तो प्राचीन काल की तरह ये नहीं जीते हैं। अब हम बात करते हैं देखो अगली जनजाति जिसका नाम है बुशमैन। देखो बुशमैन अर्ध उष्ण जो कटिबंध है उसके अंदर पाए जाते हैं और मुख्य नीचे आप देख सकते हैं कि कालाहारी मरुस्थल बेचवाना लैंड में पाया जाता है। और ये है कहाँ पे, अभी आपको मैंने देखो महाद्वीप का छोटा सा मैं आप विश्व के महाद्वीपों के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये है दक्षिणी अमेरिका। उसके साथ अगर आप आते हैं तो इसके 2 हिस्से कर देता हूं मैं,
ये तो है यूरोप, ये है एशिया, ये है उत्तरी अमेरिका, ध्यान रखना, और ये है दक्षिणी अमेरिका। इसके साथ ही यहां जो जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है या महाद्वीप है उसे हम कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप। एक आपका जिसे ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, एक आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 महाद्वीप है। आपको तो इतना सा ध्यान रखना है कि जो एस्किमो जनजाति है वो तो यहाँ पाई जाती है, ठीक है, ऊपर वाले क्षेत्र में केवल, और जो बुशमैन जनजाति है ये अफ्रीका महाद्वीप के बीच में कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है ना। तो यानी भारत की इस तरफ पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके थोड़े से अन्य टॉपिकों के ऊपर। तो देखिए बेचोनालैंड में पाई जाती है, जहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है, जहाँ पे बारिश जो है 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हुआ करती है, घास पाई जाती है, कटीली झाड़ियां पाई जाती है, उसी में ये जीवन यापन करते हैं। अब बात करते हैं इसका आखेट। देखो जंतुओं का ये भालों या फिर भालों के द्वारा शिकार करते हैं, तीर के द्वारा शिकार करते हैं। और एक चीज कि ये जंतुओं का जो मैं यहाँ पे बोली लिख देता हूँ, जो बोली होती है उसे बोलना जानते हैं, मतलब नकल निकलाना जानते हैं, ताकि नकल निकाल करके उसे जानवर को पास बुलाते हैं, उसका शिकार करते हैं। फिर इसके साथ ही महत्वपूर्ण ये कि सर्वभक्षी है। सर्वभक्षी का मतलब ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, ठीक है, उसे हम सर्वभक्षी कहते हैं। वस्त्र जो पुरुष पहनते हैं उसे लंगोट है, धोती है, साफा ऐसा वगैरह जो वस्त्र है ये पहनते हैं। और साथ ही स्त्रियां हैं वो क्रोश पहनती हैं, ठीक है ना। क्रोश का मतलब ये एक ही वस्त्र होता है जिसके त्रिकोण कोने होते हैं, उसे ये पहनते हैं। अब बात करते हैं देखो इसकी यंत्र या उपकरण के साथ। तो इनके देखो यंत्र है, भाला है, जाल है, बर्छा है, शत्रुमुर्ग के अंडे हैं, उनसे ये अपना अंडों के द्वारा ही बर्तन बनाते हैं। शत्रुमुर्ग की जो हड्डियां होती है उसे आगे से नुकीली करके जहरीली बनाते हैं ताकि ये शिकार जल्दी कर सकें। साथ ही देखो ये जितने भी उपकरण हैं वो सारे इनके स्थानीय लोग बनाते हैं, ठीक है। और एक चीज इसमें ये कि ये बनाते तो हैं ही, साथ ही ये वही उपयोग करते हैं जो स्वयं उसका निर्माण कर सकें। आगे बात करते हैं कि इनके देखो समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति में इतना सा समझ लो कि कोई सी भी आदिवासी जनजाति हो पितृसत्तात्मक होगी, इस इन जनजातियों के बारे में। बाकी राजस्थान में आपको मातृसत्तात्मक जनजातियां भी मिलेगी। पितृसत्तात्मक जनजातियां हैं, बहुपत्नी विवाह करता होता है। साथ ही इनके अंदर देखो बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो इनको विशेष बना देते हैं, ठीक है। अब देखो 2 भगवानों को मानते हैं, यानी ये भी जादू टोने में या फिर भगवान में विश्वास रखते हैं इनकी संस्कृति में। एक तो पूर्व का भगवान मानते हैं और एक पश्चिम का भगवान मानते हैं। एक बात करते हैं अभी इनका वातावरण में समायोजन। सबसे पहले बात तो कि देखो जहां ये रहते हैं वहां सबसे ज्यादा गर्मियां पड़ती है, बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वहां पे वनस्पति बहुत कम पाई जाती है, पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। अब वहां पे शिकार करने के लिए क्या करते हैं कि वहां के स्थानीय जानवर हैं उनका शिकार करते हैं, जैसे मान लीजिए खरगोश है, कुत्ता है, या वहां पे अन्य कोई जानवर हो उनका शिकार करते हैं। और मुख्य रूप से इनका जो शिकार है वो होता है चींटियां। ध्यान रखना, जो चींटियां होती हैं उनका शिकार करते हैं। चींटियों के अलावा जो आप दीमक के जो अंडे होते हैं उनका भी शिकार करते हैं। कहते हैं कि जो बुशमैन जनजाति है, एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, अन्य जैसे रीट के लेवल की जो तैयारियां करते हैं फिर फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बुशमैन जनजाति का बोर किसे कहा जाता है। जैसे अपने बेर होते हैं ना तो उसे किसे कहा जाता है, तो ये जो चींटियां होती है उसे कहा जाता है, यानी ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। साथ ही आगे बात करें वातावरण समायोजन में तो देखो ये वस्त्र बहुत कम पहनते हैं, साथ ही ये पानी को बचा करके रखते हैं, ठीक है। इनके अलावा अगर हम देखें तो ये सबसे ज्यादा मांस खाने वाले होते हैं। कहते हैं इन बुशमैन जनजातियों के बारे में कि एक व्यक्ति आधी भेड़ खा जाता है, ठीक है, यानी एक टाइम में आधी भेड़ खा जाता है। दूसरी बात कि अकाल पड़ता है, तो इनमें ये महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब अकाल पड़ता है, अकाल का मतलब है जब भी मान लीजिए अनाज पैदा नहीं हो रहा, जानवर नहीं मिल रहे हैं, तो उस समय क्या करती है कि यहाँ की जो इनकी जो महिलाएं होती है वो गर्भ धारण करना बंद कर देती है, मतलब उनके बच्चे जो हैं उनकी जो प्रजनन शक्ति है उसे वो रोक देती हैं, उस समय वो बच्चे पैदा नहीं करती है। जो वृद्ध लोग होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि भोजन नहीं मिल पाता, वृद्ध लोग वैसे हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब वातावरण के साथ बहुत ही समायोजन करने में ये अग्रणी रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये वातावरण में समायोजन करते हैं। अब बात करते हैं आधुनिकता से इनका संबंध। देखो आधुनिकता से अगर वर्तमान में देखिए तो इनकी संख्या मात्र 10,000 के लगभग बची है। कारण क्या है कि बहुत सारे जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने धीरे धीरे इनका शिकार भी किया, इनको प्रताड़ित किया है, तो धीरे धीरे इनकी संख्या सीमित होते जा रही है। कहते हैं कि 4 समूह में बाहर निकले थे,
4 ही समूह थे जब ये सबसे पहले इनकी उत्पत्ति हुई, तो उसके बारे में 4 समूह माने जाते हैं। ये वर्तमान में लगभग 20 ही कुनबे बचे हैं। कुनबे का मतलब समूह बचे हैं, वर्ग बचे हैं, जो 20 ही जगहों पे फैले हुए हैं, ठीक है। उनके जन्मजात जो है वो 20 ही क्षेत्रों में मिलते हैं। तो इस प्रकार से इनकी ये वर्तमान की स्थिति है। वर्तमान में देखो इन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया है, कृषि करके अपना जीवन यापन करते हैं। पशुओं का शिकार वैसे ही प्रतिबंध कर दिया सरकार ने। आजकल जो शिकार है वो सरकार ने प्रतिबंधित करके इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। मतलब आज शिकार करते हैं तो उसकी सजा मिलती है, ठीक है ना। करने की कोशिश मत करना आप लोग, ट्राई करने के चक्कर में कहीं फिर आप जो हमारे एक्टर्स हैं, जानते हैं आप, नाम नहीं लूंगा, उसकी तरह आप भी फंसते फिरे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 समाज हैं जिनमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे देखो राजस्थान या भारत के संदर्भ में, भारत या राजस्थान। राजस्थान और भारत में मुख्यतः इस पाठ में आपको 2 ही जनजातियां मिलती हैं, एक तो है आपकी भील और एक है आपकी गोंड, ठीक है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा और नोट्स की तरह मैं आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, फिर उनकी व्याख्या करूंगा। आपको जो भी समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको अन्य किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए विस्तार से तो उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं वीडियो पोस्ट करके मैं फिर से आपको थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। अब देखिए अगली जनजाति, देखो मैं थोड़ा सा जनजाति भारत के संदर्भ में बता रहा था। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, देखो भारत के लिए, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है संथाल जनजाति, ठीक है। ये पूर्वी भारत के जो पश्चिमी प्रदेश, जो जैसे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, बिहार है, उस तरफ संथाल पाई जाती है, ठीक है। और यही जनजाति अगर हम देखें ना जो पूर्वी राज्य है उसमें पाई जाती है। 2 नंबर पे अगर हम देखें तो वो पाई जाती है फिर गोंड जनजाति, ठीक है ना। अब देखो, और तीसरे नंबर पे भारत में सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो पाई जाती है फिर आपकी भील। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये भारत के लिए मैंने कहा है। अब बात करते हैं राजस्थान के लिए। अगर राजस्थान में देखें तो सबसे पहले 1 नंबर पे जनजाति है वो है मीना जनजाति, फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे है फिर आपकी है फिर वो भील जनजाति। अब इतना सा समझ लो कि हम समझ रहे जैसे भील जनजाति तो अब राजस्थान में पाई जाती है, मतलब संभव है कि राजस्थान का कोई प्रदेश आएगा इसके अंदर शामिल होगा। हम इसे शायद अपने प्रदेश से भी समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो ये पाई कहाँ जाती है, तो ये है अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है, सतपुड़ा की पहाड़ी है, भारत के 4 राज्यों में पाई जाती है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। उस तरफ ये पर्वतीय प्रदेशों में जंगलों में रहती है। और संभवतः एक चीज और है कि ये जंगलों में रहती है, लेकिन ये संपूर्ण तरीके से जीवन जो इनका आधारित है वो पर्वतीय जो वन उत्पाद है उसी तरफ रहता है, इसलिए ये वन प्रेमी भी होते हैं, यानी कि वनस्पति को भी प्रेम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इनकी कृषि के कुछ अलग अलग प्रकार भी हैं। कृषि क्योंकि भाई ये आखेट तो करते हैं, शिकार भी करते हैं। मैं इनकी उत्पत्ति बता देता हूँ पहले। देखो भील शब्द कैसे कहते हैं कि द्रविड़ियन जो शब्द है उस शब्द का एक शब्द है जिसका नाम है बीलू। बीलू का मतलब देखो, बीलू का मतलब होता है तीरंदाज, यानी कि तीर चलाने वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, बोले तीर चलाने वाले के रूप में ही इनकी उत्पत्ति हुई है। हालांकि ये भगवान लक्ष्मण के भी अवतार माने जाते हैं, ठीक है। अब देखो कृषि है, इसमें झूमिंग, और झूमिंग का मतलब क्या है, आपने कृषि पढ़ी है जिसका नाम होता है स्थानांतरित कृषि। प्राचीन काल में इस कृषि को झूमिंग नाम से या फिर स्थानांतरित कृषि से नाम से जाना जाता था। वही एक प्रकार की जिसमें क्या करते हैं 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए किसी स्थान पे कृषि करते हैं, और कृषि करने के बाद जब बंजर हो जाती है तो दूसरे जंगल में जाते हैं और वहां के जंगल को जला करके वहां कृषि करना शुरू कर देते हैं। जब ये व्यर्थ हो जाती है तो इसे प्रतिभूमि छोड़ जाते हैं, प्रति का मतलब खाली छोड़ करके फिर तीसरे स्थान पे चले जाते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। अब देखो झूमिंग में भी क्या कर दिया गया है कि जो पहाड़ी प्रदेशों में जो भी जनजाति कृषि करती है उसे तो कहा जाता है चीमाता, और जो मैदानों में की जाती है उसे कहा जाता है दजिया, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी समाज और संस्कृति की ओर। संस्कृति की बात करें तो देखो इनके सबसे पहले तो 2 नृत्य हैं। नृत्यों में एक तो है घूमर और एक है फिर गेर, ठीक है ना। ये तो इनके प्रमुख नृत्य बचे। अब बात करते हैं इनका प्रमुख मेला। तो मेला देखो ये अपने सभी जगह महत्वपूर्ण होता है, आप चाहे किसी चीज की तैयारी कर रहे हो फिर यहाँ पे कर रहे हो। इनका एक प्रमुख मेला है जिसे कहते हैं बेणेश्वर। बेणेश्वर धाम है, ये मुख्यतः 3 नदियों के संगम में है। देखो एक तो है माही, एक है सोम और एक है जाखम। ये 3 नदियां हैं, यानी कि त्रिवेणी संगम है। जहां 3 नदियों का संगम हो जाता है उसे त्रिवेणी कहते हैं, ध्यान रखना।
अब देखो, जहां 3 नदियां मान लीजिए अपना जल ला करके गिरा रही है, ठीक है, यहाँ नदियां अपना जल ला करके एक स्थान पे गिरा रही है, इस स्थान का नाम है बेणेश्वर धाम, ठीक है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जब यहाँ पे पर्व होता है, मेला लगता है, तो उस समय ये जनजातियां जाती हैं और यहाँ पे जनजाति के जो लोग होते हैं या लड़की जो लड़कियां होती हैं, वह स्वयं इच्छा से अपना पति या पत्नी का चयन करती हैं। अब मन में आ रहा है, बोले हाँ अब वहीं चलना है अपने को भी, लेकिन ध्यान रखना हम आदिवासी नहीं है, हम जनजाति में नहीं आते, हम साधारण जनजाति ओबीसी में आते हैं, तो हम वहाँ पे पति पत्नी नहीं चुन सकते हैं, इन्हीं को स्वतंत्रता है, ये चुन सकते हैं। लड़कियां अपना जो वर पक्ष है या वधु पक्ष है वो अपना पति जो है वो चयन करते रहते हैं, पत्नियों का चयन करें। तो ये तो महत्वपूर्ण चीज ये थी। एक और बता दूं, विश्व में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है? बेणेश्वर धाम में, ये खंडित शिवलिंग है। और एक है कि ये तो देवता हो गए, बोले खंडित देवता की मूर्ति की पूजा कहाँ होती है? बेणेश्वर धाम। और एक है कि बोले खंडित देवी की पूजा, तो वो जयपुर में है, शीतला माता, जहाँ पे खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ देखो, अब इनके गोत्र को कहते हैं अटक। गोत्र को क्या कहते हैं? ये महत्वपूर्ण, क्योंकि एक आधा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अटक है, अरे समझ लो शादी हो रही है, शादी होने के चक्कर में कभी कभार अपने गोत्र एक साथ एक जगह हो जाते हैं। आपका और उसका गोत्र अगर एक जगह हो गया तो समझ लो कि शादी क्या हो गई है? अटक गई है। तो ये अटक का मतलब क्या है? गोत्र का मतलब क्या है? अटक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इनका जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। अब बात करते हैं आगे, इनका जो मार्गदर्शन, जो रास्ते बताने वाला होता है, इसे क्या कहते हैं? बोलावा कहते हैं। और आगे है कि जब इनके युद्ध होता है तो ये क्या करते हैं? रणभेरी जब इनकी होती है या फिर युद्ध की संभावना होती है तो उस समय किस चीज का उपयोग, कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं? तो वो है फायरे, मतलब फायरे इनका रणघोष है, ठीक है। आपको इनके घर जो है उन्हें कू कहा जाता है, ध्यान रखना। इनके घरों को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। इनके घर लकड़ी के बने होते हैं और उन्हीं जो आसपास के जंगलों से घास फूस मिलती है उसी से घर बनाते हैं। इनके वस्त्रों की बात करें तो प्राचीन काल में क्या करते थे कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी छाल से अपने कपड़े बनाया करते थे। आजकल ये लुगड़ी है, घाघरा है, चोली है, ये ऐसे कपड़े पहना करती हैं। जो पुरुष है वो तौलिया है, धोती है, साफा है, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनके अंदर पाया जाता है। अगर इन्हीं के भोजन की बात करें, भील जनजाति भोजन, तो यह मुख्यतः देखो वनोत्पाद तो संग्रहण करती है, शिकार करके भी ये जानवरों को खाती है, ठीक है। अब अगर हम देखें अगर अन्य अभी जो वर्तमान समाज है उनके साथ इनका समायोजन, या फिर हम देखें वातावरण के साथ समायोजन, तो संभवतः आप वातावरण समायोजन में कोई से भी जनजाति हो समझ लेना, देखो वही उन्हीं वनों से अपना भोजन बनाएगी, विषम परिस्थितियों में वो कुछ ऐसे उपाय करेगी कि वो उसमें जी सके, ठीक है। अब आगे आते हैं कि वर्तमान समय में, तो वर्तमान में देखो क्या हो गया है कि आजकल इनके लिए बहुत सारे स्कूल हैं, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं, सरकार इनको आरक्षण दे रखी है। इस कारण से ये लोग राजकीय सेवाओं में आ रहे हैं, इसलिए इनके समाज का विकास बहुत ज्यादा हो रहा है। आजकल ये पैंट शर्ट भी पहनते हैं, आपको राजस्थान पुलिस में मिलेंगे, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनके समाज में बहुत सारा सुधार हो चुका है, अभी पहले के जैसे जीवन यापन नहीं करते हैं। और एक और इनमें प्रचलन में ये है कि ये कभी चोरी नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भील जनजाति कभी भी चोरी नहीं करती है। आगे हम जनजाति पढ़ते हैं, गोंड जनजाति, जो कि भारत के अंदर दूसरे स्थान पे आती है। पहले स्थान पे मैंने अभी आपको बताया संथाल जनजाति। कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, बस्तर का जो पठार है उस तरह पाई जाती है। इनके जो घर है उन्हें पल्ली कहा जाता है, फिर फला कहा जाता है। ध्यान रखना, घर को क्या कहते हैं? पल्ली या फिर फला। और जहां पे 10 से पल्लियों का समूह पाया जाता है उसे फिर ये गांव कहते हैं। यानी जब आसपास 2-5 पल्लियां पाई जाती हो तो उसे वो गांव का रूप देते हैं। भोजन इनका देखो कद्दू और कुटकी इनके अनाज का नाम है, ध्यान रखना। ये कोई अलग से वो पकवान नहीं है, इनके अनाज को क्या कहते हैं? कोदू या फिर कुटकी कहते हैं। ये धूम्रपान भी करते हैं, ध्यान रखना। जब यानी कि सब सारो बख्शी तो है ही, लेकिन ये क्या करते हैं? धूम्रपान करते हैं, बीड़ी तंबाकू पीते हैं। और एक है महुआ शराब। ये होती क्या है? महुआ शराब का मतलब है, समझ लीजिए कि जो पहले के जमाने या अभी कुछ समय से पहले जो मीणा जनजाति अपने घर पे जो शराब बनाती थी, जिसे अपनी भाषा में खटिया कहते हैं, समझ में आ रहा है ना? देसी ठर्रा वही है ये महुआ की शराब। मतलब ये वृक्षों की से वहां पे बनाते हैं किस प्रकार से, तो ये महुआ शराब का सेवन भी करते हैं। वस्त्र अगर हम देखें तो सूती वस्त्र ये पहना करती हैं, महिलाएं हो या पुरुष, ऐसे वस्त्र इनको पहनने को मिलते हैं। कृषि की बात करें तो इनमें भी देखो दीपाकृषि की जाती है। देखो यहाँ पे तो 2 ही है, ची माता दजिया है या फिर जूमिंग है, इनके दीपाकृषि की जाती है। जिसे दीपाकृषि का मतलब वही है जूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि, लेकिन ये उसे दीपाकृषि कहते हैं।
अब बात करते हैं देवी देवताओं के रूप में। देखो रामधुनी करते हैं, जब इनके ऊपर कोई संकट आता है तो क्या करते हैं, रामधुनी करते हैं। एक है इसमें कि धूलिया। धूलिया क्या है, ये प्रभु की गायक जाति है। जब ये देखो रामधुनी करते हैं, भजन गीत गाते हैं, तो वो जो प्रसिद्धि मिली वो कौन सी जनजाति को है, धूलिया। इनके अलग से एक वर्ग बना हुआ है, उसको मिला हुआ है। अब ये इनके देवी देवताओं की बात करें, देखो बड़ा देव ये शंभु महादेव है। ये बड़ा देव किसे बोलते हैं, शंभु महादेव को। एक और देवता है जो परशापेन के नाम से जाने जाते हैं। एक इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि हालांकि देखो सभी जनजातियां क्या करती है कि जब भी कोई खेत जोतती है तो सबसे पहले उसे जब उपजाऊ बना देती है तो वो अपने देवता को कोई भी पशु बलि दी जाती थी, लेकिन इनके यहाँ पे कौन सी बलि दी जाती है, नर बलि। ध्यान रखना, ये क्या करते थे, ये नर बलि देते थे। नर बलि का मतलब क्या है, ये किसी भी नर को पकड़ते थे और अपने देवता के उसे काट करके चढ़ा दिया करते थे, मतलब खुद इंसान को काट करके चढ़ा दिया करते थे। तो ये है इनकी नर बलि। ठीक है, अब बात करते हैं देखो इनका आर्थिक वर्तमान में इनकी जो विकास हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है। तो अगर हम देखें तो देखो आपको मैं भारत के नक्शे में, हालांकि मैं आपको भारत का नक्शा बाद में और करवाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस प्रकार से भारत के अंदर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हो सकता है ये सुथरा नहीं बने, तो जब मैं आपको नक्शा पढ़ाऊंगा तो आप उस समय नक्शे में इसे अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये जो भारत है, इस भारत में देखो भील और गोंड में दोनों बता देता हूँ कहाँ पाई जाती है। अगर हम देखें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इस प्रदेश में पाई जाती है कौन सी जनजाति, भील जनजाति। ध्यान रखना कौन सी जनजाति, भील। क्योंकि देखो ये राजस्थान आ गया, ये गुजरात आ गया, ये मध्य प्रदेश आ गया और ये महाराष्ट्र आ गया, इन 4 राज्यों में पाई जाती है। अब बात करते हैं किसकी, गोंड जनजाति की। तो ये गोंड जनजाति यहाँ पाई जाती है इस क्षेत्र में। देखो इसमें उड़ीसा भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, झारखंड भी आता है। तो इन प्रदेशों में कौन सी जनजाति पाई जाती है, गोंड जनजाति। तो आप जब मैं आपको आगे वीडियो में मैं आपको भारत का, विश्व का और राजस्थान का नक्शा जरूर पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें भी आप थोड़ा फोकस करना, मेरे साथ बने रहना, सब्सक्राइब इसे करते रहना। इनके अलावा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हो सकता है आपको कहीं छूट गई हो, पूरा प्रयास किया है कि महत्वपूर्ण चीजें बताऊं। वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है, अपलोड नहीं कर पाता हूँ, जितनी सुविधा उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप देखो इस वीडियो का आपका कुछ नहीं जा रहा, बड़ी मेहनत करके बनाते हैं। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर ये इस वीडियो में कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, ताकि आपको सुविधाएं अच्छे से मिल सके। ठीक है, अन्य अगर मैं आपको बताऊं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें आई हैं। कंपैरिजन में पूछेगा आपसे, वो ये भी कह सकता है कि भील व गोंड जनजाति। ठीक है, भील व गोंड बोले जनजाति की निम्न बिंदुओं के ऊपर वो कुछ बिंदु दे सकता है और उसमें तुलना करने के लिए कह सकता है। बोले तुलना करो, वो क्या दे सकता है, जैसे वो दे सकता है आंखें, ठीक है, या वो कह सकता है वस्त्र, क्या दे सकता है। इनके अलावा ये कह सकता है कि उनकी संस्कृति, ठीक है। इनके अलावा क्या क्या मुख्य रूप से और कुछ क्या दे सकता है, जैसे उनका संस्कृति आ चुकी है, उनकी सामाजिक जीवन की अन्य कोई चीजें हो, उनके उपकरण हो। तो ऐसे कुछ मतलब तुलनात्मक तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, जिसमें दोनों को आपको जब भी है देखो भील तो पहले भील के बारे में बता देना, फिर गोंड के बारे में बता देना, चीजें वही हैं, जो अंतर है वो बता देना। तो ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन आते रहेंगे। मैं तो अगर कुछ छोटा सा पूछ ले कि जैसे बेणेश्वर धाम कहाँ है, डूंगरपुर में है, क्यों, कौन कौन सी नदियों के संगम पे है, ये भी आपके सामने है। ठीक है, जैसे मार्गदर्शक को क्या कहते हैं, रामधुनी कौन सी जनजाति करती है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। मेरे साथ बने रहें, आगे मैं और वीडियो देता रहूंगा। देखने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों जनजातियों के लिए। देखो भील है और गोंड है, उनके लिए विवाह के प्रकार, विवाह कैसे करते हैं। देखो इनमें विवाह वैसे बहुपत्नी तो सभी के साथ टिका देना है, बहुपत्नी इनके हर किसी की पत्नी होती है। अब मैं आपको सबसे पहले भील के बारे में बता देता हूँ। भील में ध्यान रखना, चाहे वो युवा हो चाहे वृद्ध हो, उसकी पत्नी जरूर होगी। यानी कि वो बुढ़ापा में भी अगर उसकी पत्नी अगर मान ली देहांत हो गया है तो वो किसी भी हालत में शादी करेगा, यानी कि दूसरी बीवी लेकर के आएगा। तो इसे विवाह के प्रकार होते हैं। एक तो होता है मोर बांधिया विवाह। मोर बांधिया का मतलब जैसे अपने साथ विवाह करते हैं, मोर की जहाँ पे आपको बांधी जाती है तो रहेंगे मोर बांधिया है। या फिर इसे आगे हैं हम कह सकते हैं कि बहुपत्नी विवाह।
एक होता है विनिमय विवाह, एक होता है बहुपत्नी विवाह, विनिमय विवाह है, एक होता है देवर विवाह। देवर विवाह का मतलब आप जानते हो, मान लीजिए भाई खत्म हो गया तो उसके देवर से उसकी शादी करवा दिया। एक होता है महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इसी के अंदर ये महत्वपूर्ण है, कौन सा, गोल गादेड़ो। अब देखो नाम तो गधेड़ो से लग रहा है, लेकिन समझ लेना वही गधेड़ा है। क्या करते हैं कि इसके अंदर जिसके अंदर कोई पान भरा हुआ है वो उसके अंदर किसी भी लड़की के लिए ये कह सकता है कि ये मेरी है, और अगर इसी को देने से इनकार करे तो मैं अपने दम पर इसे लेकर के जाऊंगा। मतलब ये क्या करते हैं, अपना शौर्य दिखाते हैं, अपनी वीरता दिखा करके उस पत्नी को लेकर के जाते हैं। मतलब हो सकता है इसमें दंगल होती होगी, उनके अंदर ये एक दूसरे से लड़ते होंगे, कुश्ती जिसे कहते हैं, उसे लड़ करके भी अपनी वीरता दिखा करके गोल गादेड़ विवाह कर करके लेके जाते हैं। एक क्या होता है कि क्रय विवाह। क्रय विवाह का मतलब क्या है, लड़की का पूरा पैसा दे दिया जाता है। एक इसमें देखो महत्वपूर्ण अलग से चीज निकल करके आती है, उसी का देखो क्या है कि दापा क्या है। दापा निकल करके आता है, ये भी में पाया जाता है। दापा क्या करते हैं, देखो अपने क्या करते हैं, कन्यादान देते हैं, लड़की वाले लड़के को दान देते हैं, मतलब पैसा देते हैं। इनके अंदर दापा थोड़ा उल्टा है, लड़के वाले लड़की को पैसा देते हैं, लड़की के घर वालों को पैसा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, दापा कहते हैं। कौन सी जनजाति है, भील जनजाति है, दापा प्रथा पाई जाती है। वर पक्ष वाले वधु पक्ष को क्या देते हैं, पैसा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, दापा कहते हैं। यही सारे विवाह, यानी एक तो गोल गादेड़ो हटा दो आप, बाकी सारे विवाह किसमें पाए जाते हैं, गौण जनजाति में भी पाए जाते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार के विवाह इन सब के अंदर पाए जाते हैं। ये आपकी विवाहों के प्रकार थे, तो आप साथ बने रहिए।